बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा जी बच्चों, आज ये थर्ड लेक्चर होगा हमारा चैप्टर नंबर 4 का। और इससे पहले हमने एम्पिरिकल फार्मूला, मोलेकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, फिर इनका आपस में रिलेशनशिप, एम्पिरिकल से मोलेकुलर फार्मूला कैसे बना सकते हैं, फिर पिछले लेक्चर में हमने एवोगैड्रो नंबर पढ़ा था और एंड सो ऑन, इस तरह की चीज़ें थी। तो आज इंशाल्लाह आगे शुरू करते हैं। और यहाँ हमने पढ़ना है मोल और मोलर मास। मोल बेसिकली एवोगैड्रो नंबर ही है। अब एवोगैड्रो नंबर वो एक नंबर था, एक तादाद थी, और वो नंबर ये यहाँ पे सामने लिखा भी हुआ है 6.022 इंटू 10⁻23। इसको हमें याद करना है। ये बेसिकली क्या है कि इतने पार्टिकल्स होते हैं, इतने एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, तादाद है, एटमों की तादाद है। ठीक है, तो ये एक नंबर हमने डिफाइन किया हुआ था। अब इसी नंबर को एक नाम रख देंगे जिसको मोल कह देंगे। एक तो ये एवोगैड्रो नंबर है, ठीक है, नंबर मतलब तादाद है, एलिमेंट है, चीज़ें हैं उसकी। अब उसी को हमने एक नया नाम दे देना है जिसको हम मोल कहते हैं। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, कहता है एवोगैड्रोज नंबर हैज़ एन इमेंस सिग्निफिकेंट। ज़ाहिर कहते हैं इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है केमिस्ट्री के अंदर। एंड द क्वांटिटी, अब ये सारा समझने वाली बात है, एंड द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, किसी चीज़ की मिकदार कंटेनिंग एवोगैड्रोज नंबर, अगर उसके अंदर एवोगैड्रो नंबर मौजूद है, उतने पार्टिकल्स मौजूद हैं, Na नंबर ऑफ एलिमेंट्स या चीज़ें जो हैं, इज कॉल्ड अ मोल, उसको मोल कहते हैं। यानी किसी भी चीज़ की अगर वो तादाद, उसके एटम्स की, मॉलिक्यूल्स के तादाद उतनी हो जाती है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर हो जाती है, तो फिर हम कहते हैं कि वो चीज़ जो है वो एक मोल के बराबर है। अब ये कहते हैं इसकी एग्जांपल वही है जैसे हम आम रूटीन के अंदर जब 12 चीज़ें होती हैं कोई, तो हम उसको एक दर्जन का नाम दे देते हैं, 1 डजन। तो एक नाम दे दिया ना, 12 चीज़ों को एक अलग ग्रुप बना के उसका एक नया नाम दे दिया। अब यहाँ पे हमने जो ग्रुप बनाया हुआ है वो 6.022 इंटू 10⁻23 एलिमेंट्स हैं, चीज़ें हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों को हमने एक नया नाम दे दिया मोल, तो वो ये बात कर रहा है। तो मोल इज अ नंबर लाइक अ डजन, जाहिर है डजन की तरह एक नंबर है। अ डजन ऑफ ऑरेंजेस मीन 12 ऑरेंजेस, जाहिर है उसको 12 के बराबर होता है। सिमिलरली अ मोल ऑफ अ सब्सटेंस मीन्स इट्स 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। के मोल का मतलब, किसी चीज़ का एक मोल होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर इतने पार्टिकल्स मौजूद हैं, विच कैन बी, अब जाहिर है कि वो एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, उनकी शक्लें डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन तादाद इतनी होनी चाहिए। ये तादाद को हमने ज़हन में रखना है। When we use the term mole of a substance, जब हम किसी चीज़ के लिए ये इस्तिलाह, इसको उर्दू में इस्तिलाह कहते हैं, कि हम ये मोल वाली इस्तिलाह को इस्तेमाल करेंगे, उसका नाम हम जब मोल रख देंगे, we must also refer to, हमें फिर किस तरफ ध्यान देना चाहिए, what type of particles are present, कहते हैं ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें पार्टिकल्स कौन से हैं। मोल तो हमने कह दिया जी एक मोल है उसका, लेकिन उस एक मोल में क्या चीज़ें थी, एटम्स थी, मॉलिक्यूल्स थे, आयंस थे, क्या चीज़ें थी, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। द फॉलोइंग एग्जाम्पल, कहता है कि नीचे जो एग्जाम्पल आ रही हैं उससे आपको बेहतर अंदाज में समझ आ जाएगी। देखें, कहता है अ मोल ऑफ कार्बन एटम्स कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स एंड वेज 12 ग्राम। अब जब हम कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन के एटम्स की बात कर रहे हैं, और उसके अंदर कितने एटम्स हैं, इतने एटम्स हैं। ये जो हम बार बार ये लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं 6.022, ठीक है, एटम्स हैं, और उनका वजन कितना है, 12 ग्राम, क्योंकि ज़ाहिर उसका एटॉमिक मास जो है वो 12 होता है, तो इसलिए चूंकि इतने की बात कर रहे हैं तो उतने वो 12 ग्राम्स हो जाएगा। इसी तरह अब मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, आप देखें ऑक्सीजन के साथ कौन सा वर्ड यूज़ कर रहे हैं, मॉलिक्यूल, क्योंकि उसमें O2 होता है। ये मैंने पहले भी समझाया था कि 2 एटम्स मिलकर इकट्ठे रह रहे होते हैं, तो इसलिए हम इसको मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ऑक्सीजन की जब बात कर रहे हैं तो वहाँ मॉलिक्यूल है, जब कार्बन की बात कर रहे हैं तो वहाँ एटम है। अ मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कंटेन, अब कंटेन उतना ही होना है कि उसके अंदर पार्टिकल्स कितने हैं, पार्टिकल्स वही हैं 6.022 इंटू, ठीक है, मॉलिक्यूल्स हैं, और उसका वजन कितना है, 32 ग्राम्स, क्योंकि एक जो ऑक्सीजन का एटम है उसका 16 ग्राम है, ठीक है, उसका एटॉमिक मास। तो 2 हो जाएंगे क्योंकि O2 है ना, O2 एक मॉलिक्यूल है, तो 2 हो जाएंगे तो 32 ग्राम हो जाएगा। अब मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, अब देखें एक सोडियम क्लोराइड का जो एक मोल है उसमें अंदर कंसिस्ट ऑफ इतने ऑफ इट्स फार्मूला यूनिट्स एंड इट्स मास इज 58 पॉइंट। अब ये फार्मूला यूनिट की बात कर रहे हैं क्योंकि इसमें सोडियम भी है, क्लोरीन भी है, तो उनका टोटल जो मास है, अब एटम उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उतने ही है 6.022 इंटू 10⁻23, लेकिन उसका मास जो है ज़ाहिर सोडियम के, क्लोरीन के हिसाब से 58.5 हो जाएगा। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। अब ये एक नई डेफिनेशन आपके पास आ रही है कि मोलर मास
क्या होता है। तो ज़ाहिर है एक मोल जितना मास घेर रहा होगा उसको मोलर मास कहेंगे। द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम रेफर्स टू द मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड इट्स वैल्यू इज 1.008। नॉर्मली हम उसको 1 लेते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि एक्चुअल जो है एग्जैक्ट आपने नंबर लेना है तो वो 1.008 ग्राम्स होता है। जब हम कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं तो उसको 1 ग्राम ही लेते हैं, ठीक है। तो ये एक मोल का जो वेट है वो हम बता रहे हैं कि कितना है, 1 ग्राम है। सिमिलरली द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स विल बी 2.016, क्योंकि जब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है तो वो H2 है, क्योंकि उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम मिलकर इकट्ठे रह रहे होते हैं। तो इसलिए 1.008 है, उसमें फिर 1.008 ऐड कर लें तो 2.016 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल की बात हो रही है, 2 एटम्स हैं। द केमिकल इक्वेशन डिस्कस, अब ज़रा जो कहता है पीछे हमने पिछले लेक्चर में जो इक्वेशन पढ़ी थी उसको दोबारा अगर आप देखेंगे तो उसको इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखें इक्वेशन क्या थी कि उसमें कार्बन के 2 एटम्स थे और ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ वो रिएक्ट कर रहे थे और रिएक्ट होकर कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स बना रहे थे, क्योंकि पीछे 2 लिखा हुआ है ना। अब इसको देखें कैसे पढ़ रहा है, किस किस अंदाज से इसको पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। 2 कार्बन है तो देखें लिखा है 2 एटम्स, ज़ाहिर 2 एटम्स हैं कार्बन के, 2 मोल्स, उसको मोल्स की शक्ल में आप कन्वर्ट करेंगे यानी कि वही 6.022 इंटू 10⁻23 वो एवोगैड्रो नंबर की शक्ल में लेके आएंगे तो उसको फिर 2 मोल कह देंगे, ठीक है ना। एक कार्बन का एटम, एक और कार्बन का एटम, तो 2 हो गए, तो 2 मोल्स ऑफ कार्बन। और 2 मोल्स ज़ाहिर है एवोगैड्रो नंबर की शक्ल में भी आप लिख सकते हैं, 2 इंटू वही सारा एवोगैड्रो नंबर्स ऑफ एटम्स, ठीक है। अब इसको 2 मोल्स आप कहेंगे, 2 मोल्स वैसे ऊपर भी हमने कहा है, और उसका ज़ाहिर है कि उसका जो वेट बनता है वो 24 ग्राम्स है, क्योंकि 1 मोल कितने के बराबर है, 12 ग्राम के। अब ये जो 12 ग्राम है ये कहाँ से हमें पता चल रहा होता है, उसके एटॉमिक मास से पता चल रहा होता है, क्योंकि हर एलिमेंट का, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का एटॉमिक नंबर होता है और एक एटॉमिक मास होता है। तो ये जो एटॉमिक मासेस हैं ये आपने ज़रूर याद करने हैं, जो साथ आते जा रहे हैं वो याद करते जाएं। हाइड्रोजन का अभी तक आ गया, फिर कार्बन का आ गया, ऑक्सीजन आ गया, ये तो बहुत ज़्यादा दफ़ा यूज़ हो रहे होते हैं ना। तो इसी तरह सोडियम है, पोटाशियम है, ठीक है, और इस तरह का मैग्नीशियम है, कार्बन है। तो ये कुछ 10-12 जो है ना ये ज़रूर आपको याद करने चाहिए। जो आते जाते हैं इनको अब अलग से लिखते जाएं, उनको याद करते जाएं, ठीक है। इसी तरह देखिए ऑक्सीजन का अब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल था तो 1 मॉलिक्यूल है और 1 मोल ऑफ O2 का 1 मोल आप कह सकते हैं, और अगेन मोल को जो है वो एवोगैड्रो नंबर की शक्ल में लिख सकते हैं, 1 मोल है और 32 ग्राम हमने ऊपर पढ़ लिया था, क्योंकि एक ऑक्सीजन का जो है वो 16 ग्राम होता है तो उसको 2 मिलाएंगे तो 32 ग्राम्स हो जाएगा। इसी तरह से इस साइड में भी हम इसको रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब उसके बाद ये एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, जस्ट एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। मोल इज़ इंपॉर्टेंट, कहता है मोल क्यों इंपॉर्टेंट है। अब ये भी देखें ऐसे सवाल आ सकते हैं ना कि मोल की इंपॉर्टेंस बताएं, क्यों हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। सो मोल इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर सो स्मॉल। अगेन ये शुरू में हमने पिछले लेक्चर के शुरू में कहा था कि एटम और मॉलिक्यूल इतने छोटे होते हैं कि इनको काउंट करना, इनको समझना कि रिएक्शन में कितने ये इस्तेमाल होंगे वो बहुत मुश्किल काम होता है, नामुमकिन वाली बात है। तो इसलिए फिर हम मोल के एवोगैड्रो नंबर के तक हम जा रहे होते हैं, ठीक है। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी काउंटेड, उनको हम जमा प्लस माइनस नहीं कर सकते। द मोल कंसेप्ट अलाउ अस, अब ये जो मोल वाला कंसेप्ट है इससे हमें क्या मिल जाता है, अलाउ अस टू काउंट एटम्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स को हम काउंट कर सकते हैं और उनका वजन कर सकते हैं मैक्रोस्कोपिकली। एक होता है माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप है छोटे लेवल पे जाना, तो मैक्रोस्कोपिक होता है बड़े लेवल पे करना। तो मोल ज़ाहिर है बड़े लेवल पे चला गया ना, 10⁻23 बहुत ज़्यादा एटम्स होते हैं, तो बड़े लेवल पे हम काम कर रहे हैं, तो स्मॉलर अमाउंट ऑफ मैटर जो है उसको बड़े लेवल पे ले आए। तो कहता है मोल का हमारा ये फ़ायदा हो जाता है। तो मोल का फ़ायदा ओवरऑल क्या बताना है कि छोटी चीज़ों को हम, छोटे एटम मॉलिक्यूल्स को काउंट नहीं कर सकते, उसके लिए प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके लिए हम बड़े लेवल पे जाते हैं। और एक ये एवोगैड्रो नंबर हमने डिफाइन कर लिया जो कि 1 मोल होता है, और वो मोल जो है हमें बड़े लेवल पर चीज़ों को समझने में आसानी दे देता है। ऐसे आपने कर लेना है। अब देखें आगे ये एक्सरसाइज के 5 उसने एक किस्म के सवाल दिए हुए हैं कि कहता है कि जो नीचे 5 चीज़ें दी हुई है ना, ठीक है, H3PO4 है, SiO2 है, ये इस तरह से ये 5 चीज़ें हैं। तो कहता है इनके मोलर मासेस जो है वो कैलकुलेट करके दें। अब मोलर मासेस इस तरह से करेंगे कि हाइड्रोजन का अकेले का कितना है, तो 3 है तो तीनों 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा। P का कितना है, ऑक्सीजन के 4 हैं तो 16 + 16 + 16 उस तरह से करके। तो ये मैंने सारा रिटर्न किया हुआ है, वो मैं एंड पे, लेक्चर के एंड पे आपको दिखा दूंगा। और इनको कैसे करते हैं उसके लिए उसने ये तरीका भी यहाँ बता दिया है। देखें पहले H2SO4 जो है उसका मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए उसने कहा है
अब इसमें H2 है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो फिर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हम देखें 1 ले रहे हैं, पॉइंट वाला पार्ट हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो फिर 1 हो जाएगा, तो 1 को फिर देखें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 एटम्स हैं उसके। इसी तरह सल्फर जो है, सल्फर का 32 है, ठीक है, ये उसने लिखा हुआ गैस का एटॉमिक मास जो है वो 32 है, देखें ये साथ साथ याद करते जाएं। और वो चूंकि एक ही है तो उसको देखें 1 से मल्टीप्लाई करवाया। और ऑक्सीजन का हमें जुबानी याद है 16 होता है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करवाना है क्योंकि O के साथ 4 लिखा हुआ है, तो ये सारा मल्टीप्लाई करके और उनको ऐड करके 98 आ जाएगा। और 98 जब हम एंड आंसर देते हैं तो इसी तरह लिखते हैं ग्राम पर मोल, G लिख के मोल के ऊपर -1 पावर लगा देते हैं, तो ऐसे कैलकुलेशन हो जाएगी। इसी तरह बी पार्ट के अंदर भी वही किया हुआ है, कार्बन के 6 हैं तो कार्बन का अपना जो है अकेले का 12 है, तो 12 को 6 से ज़रब दे देंगे। हाइड्रोजन का 1 है तो उसके 12 एटम्स हैं, तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई। और ऑक्सीजन के फिर 16 है, तो लेकिन यहाँ 6 एटम्स हैं, तो 16 को 6 से, 16 6 96, 96 में 12 ऐड करें, फिर 12 6 72, 72 उसमें ऐड करें, तो सारा कर आके कैलकुलेटर में करें तो 180 ग्राम पर मोल आ जाता है। तो इसी तरह से, इसी तरीके से इन पांचों का भी करना है, जो मैंने किया हुआ है वो मैं आपको एंड पे दिखा देता हूँ। अच्छा ये अभी कर लेते हैं, ठीक है। पहला H3PO4 था, फास्फोरिक एसिड इसको कहते हैं, और हाइड्रोजन चूंकि 3 है तो देखें 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 3 1 3 हो जाएगा। फास्फोरस जो है उसका 31 है, वो 30.9 समथिंग था, तो वो राउंड ऑफ करके 31 बनता है। और चूंकि वो एक ही है P, तो उसको 1 से 31 1 31। और ऑक्सीजन के फिर देखें वो एक्चुअल उसका 16 उसका वजन है, और 4 है तो 16 4 करें तो 64, तो फिर ये जो 3 31 64 आया है उनको ऐड कर ले तो 98 ग्राम पर मोल लिखा हुआ है यहाँ, आप किताब की तरह मोल के ऊपर -1 पावर लगा ले, ये जो डिवाइड वाला सिंबल है ना ये निकाल दें इसके ऊपर से। इसी तरह ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, ठीक है, डाई इसलिए कहते हैं कि उसमें 2 एटम्स हैं, ठीक है, जैसे वो कहते थे ना कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो इसी तरह सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी हो सकता है SiO2। अब सिलिकॉन Si जो है वो एक चीज़ है, एक एलिमेंट है, तो सिलिकॉन का 28 होता है, एक ही है तो 28 1 28। ऑक्सीजन के फिर 2 हैं तो 16 2 32, और दोनों ये 28 और 32 ऐड हो के 60 आ जाएगा इसका आंसर। फिर ये थर्ड वाला है सुक्रोज, इसको कहते हैं, कार्बन के 12 हैं, तो 12 को 12 से, क्योंकि कार्बन का अपना अकेले का वजन 12 है, तो उसमें 12 एटम्स हैं उसके, तो 12 12 144। हाइड्रोजन के 22 है तो 22 1 22। ऑक्सीजन के 11 है तो 11 16 176। फिर ये तीनों ऐड हो जाएंगे तो 342। इस तरह से करके ये करते चले जाएंगे। और ये साथ साथ जितने भी एलिमेंट्स आते जाते हैं इनका अलहदा से वेट जो है वो याद करते जाएं, एक पेज पे लिखते जाएंगे, 10-12 ही आने हैं। तो नाइट्रोजन का देखें अब आ गया एक नई चीज़, 14 है, 2 है, 2 से ज़रब दिला दें 28। ऑक्सीजन के 4 हैं तो 16 4 64, ये भी ऐड होकर 92 हो जाता है। और लास्ट पे मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या है, हाँ ये वही है मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो मैग्नीशियम का 24 होता है, 24 1 क्योंकि एक ही Mg है, ठीक है। और कार्बन जो है फिर वो भी एक है, 12 1 12। और ऑक्सीजन के फिर 3 आ गए हैं तो 16 3 48, तीनों ऐड करेंगे तो 84। चलिए जी, अगला टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस किस तरह से बनती हैं और उसमें रिएक्शन किस तरह से होते हैं। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी डेफिनेशनें बनती हैं और इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फर्दर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी केमिस्ट्री पढ़नी है तो आपको इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वैसे भी अभी ज़रूरी है 9-10 में भी। सो कहते हैं टू अंडरस्टैंड अ केमिकल चेंज, कहते हैं कि जब कीमियाई तब्दीली वाक़या होती है, जब चीज़ों को इकट्ठा करते हैं और वो रिएक्ट करके एक नई चीज़ डेवलप कर लेते हैं, तो इसको अगर आपने समझना है तो उसके लिए क्या है, एंड टू स्टडी द डिफरेंट फैक्टर्स, और ये पढ़ना हो कि जी इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं विच कंट्रोल इट, जो इस रिएक्शन को कंट्रोल करेगी, हैज़ ऑलवेज बीन अ फोकल पॉइंट इन द एफर्ट ऑफ केमिस्ट। जो केमिस्ट्री के लोग हैं उनके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, और इस पर लगे हुए थे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ रिएक्ट कर रही है और कौन कौन सी चीज़ करवा रही है, कौन कौन से फैक्टर है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए एंड सो ऑन। तो वो सारी चीज़ें पता चलाना इंपॉर्टेंट था। टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स, दीज ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वी शुड हैव एन अप्रोप्रिएट वे, हमारे पास एक प्रॉपर एक रास्ता होना चाहिए ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल चेंज, कि केमिकल चेंज को कैसे शो कराया जा सके, मैथमेटिकली कैसे शो कराया जा सके। फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से, अब यहाँ से अभी कोई याद करने वाला नहीं है, समझ लें, द केमिस्ट हैज़ डिवेलप्ड अ वेरी सूटेबल वे, कहते हैं एक बड़ा अच्छा तरीका हमने डेवलप कर लिया, रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल चेंज इन टर्म्स ऑफ सिंबल। अब किसकी शक्ल में उसको तब्दील करना है, अब यहाँ इंपॉर्टेंट बातें आनी शुरू हो गई हैं।
कि वो जो हमने शो कराना है किस तरह से शो कराएंगे इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स। वहाँ पे सिंबल जैसे ऊपर हम लिख रहे थे, ऑक्सीजन का O है, हाइड्रोजन का H है, तो ये सिंबल्स की शक्ल में चीज़ों को शो कराना। एंड फार्मूलाज, ज़ाहिर सोडियम क्लोराइड NaCl, तो फार्मूलों की शक्ल में शो कराना। ठीक है, अब यहाँ पे ये डेफिनेशन आती है, रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल चेंज इन दिस वे, ये जो ऊपर तरीका बताया है इसकी शक्ल में किसी केमिकल चेंज को शो कराना इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन। इसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब इसको याद कैसे करना है, आपने यहाँ से स्टार्ट लेना है। अब ये याद करने वाला समझ लें, क्योंकि ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं उसने बनाई। आप ऐसे करेंगे, रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल चेंज इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, इधर से आपने ऊपर चले जाना है, ये इन दिस वे को काट दें। Representing a chemical change in terms of symbols of elements and formulas of compounds is called a chemical equation। ठीक है ना, तो वो फिर इधर से लेके तो यहाँ तक को आपने उसमें शामिल कर लेना है और एंड पे कहना है इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन आपके पास आ जाएगी। ठीक है ना, तो केमिकल इक्वेशन क्या आ गई कि जिसमें चीज़ों के जो चीज़ें मिलकर रिएक्शन करवा रही हैं उनके सिंबल्स को लिखना, उसके एटम्स कितने हैं वो लिखना, उनके फार्मूले लिखना। तो वो एक जो तरीका है इसको हम कहते हैं कि आप इक्वेशन बना रहे हैं, केमिकल इक्वेशन बना रहे हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन बन जाती है। अ केमिकल इक्वेशन टेल्स अस, अब ये हमें बताती है, दिखाती है, जब इक्वेशन हमारे सामने हो तो क्या बताती है कि उसमें एलिमेंट कौन से हैं, कंपाउंड कौन से हैं और कौन कौन से वो रिएक्ट कर रहे हैं, एंड दोज विच आर बीइंग प्रोड्यूस, और उनसे बन क्या रहा है एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। अब यहाँ से ये भी याद करने वाला है, ऊपर तो डेफिनेशन आ गई ना केमिकल इक्वेशन की, अब नीचे और चीज़ें आ रही हैं याद करने वाली। द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स, जो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, रिएक्टेंट कह रहे हैं। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट की डेफिनेशन है। वाइल दोज बीइंग प्रोड्यूस्ड, और जो चीज़ें बन रही हैं, आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स, उनको हम प्रोडक्ट कहेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की डेफिनेशन है, इसको भी ज़रूर याद करें, इसको लिख लें। अच्छा, आगे भी एक सवाल बन रहा है, उसका सवाल मैं बाद में बताता हूँ। कहता है इट इज़ कस्टमरी, कहता है कि ये एक आम रूटीन है हमारी, टू राइट द रिएक्टेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, कि जो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं उनको खब्बी तरफ, लेफ्ट साइड पे उल्टी तरफ आपने लिखना है। स्टार्टिंग तरफ जहाँ पे हमारा पेज लिखने वाला इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट होता है, तो उस तरफ आपने रिएक्टेंट को लिखना है, और आगे की तरफ सीधी तरफ जो राइट हैंड साइड है उसकी तरफ आपने प्रोडक्ट्स को लिखना होता है। तो ये भी अब प्रॉपर याद करने वाली लाइन है। इट इज़ कस्टमरी टू write the reactants on the left hand side and the product on the right hand side। ठीक है जी, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड पे आएंगे और जो रिएक्टेंट्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे। एंड एरो हेड ड्रॉन, कहता फिर एक एरो जो है वो बनाया जाता है, जैसे ये हमने बनाया हुआ है, एंड पे उसके एरो बना देते हैं। ड्रॉन फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, अब ये भी है कि रिएक्टेंट की तरफ से वो एरो शुरू हो और किसकी तरफ जा रहा हो, प्रोडक्ट की तरफ जा रहा हो, जैसे कि ये नीचे बना हुआ है। द फॉलोइंग एग्जांपल विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, नीचे एग्जांपल बनी हुई है। एल्यूमिनियम के 4 एलिमेंट्स, 4 उसके एटम्स हैं और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन, और रिएक्ट होने से जो प्रोडक्ट बन रही है एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रही है। अब ये जो था ना ये सवाल बनता है, हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन, एक केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो उसके लिए आपने इधर से स्टार्ट लेके तो ये यहाँ तक लिखना है। ठीक है, ये जो 3 लाइनें ऊपर हैं और साथ ये एक रिएक्शन भी उसको लिख देना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद ये अगेन ये एक इंपॉर्टेंट एक समझ लें कि आपका लॉन्ग सवाल समझ लें कि 5 पॉइंट्स हैं कि एक इक्वेशन को लिखते हुए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। पहला पॉइंट है, अ केमिकल इक्वेशन मस्ट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जो हम इक्वेशन बना रहे हैं, जो लिख रहे हैं, उसमें ये जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको होल्ड करना चाहिए। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास को ना ही आप क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि जितना मास ये रिएक्टेंट की तरफ आप शो कराएंगे उतना ही मास आपने फिर ये प्रोडक्ट की तरफ भी शो कराना है। ये नहीं कि इधर 4 एटम्स हैं एल्यूमिनियम के तो उधर 2 रह गए। ठीक है, वो सारे के सारे उतने शो होने चाहिए। तो ये पहला पॉइंट आप इसको इतना ही पहली लाइन एज ए पहला पॉइंट आप पहली लाइन याद कर सकते हैं उसको। दिस मीन्स दैट नो एटम शुड बी डिस्ट्रॉयड, ये मैंने अभी आपको बता दिया, आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज, ना ही किसी एटम को आप तोड़ सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, ना ही नया एटम बना सकते हैं। द टोटल नंबर एंड द टाइप ऑफ एटम्स मस्ट रिमेन द सेम,
कि जितने टाइप ऑफ एटम्स हैं जितने थे वो उतने ही रहने चाहिए ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, पूरे रिएक्शन के दौरान। तो एक ये जो पहली लाइन है ये आप याद कर लें, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट के लिए, और दूसरी ये जो मैंने ब्रैकेटों में किया है इसको याद कर लें, तो ये आपके लिए ज़रूरी है। नंबर 2, द फार्मूलाज ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड मस्ट बी रिटन करेक्टली। ज़ाहिर है जो फार्मूले हैं, ऑक्सीजन लिख रहे हैं तो ओ के साथ 2 नीचे लगाना है, हाइड्रोजन के साथ 2 नीचे लगाना है, सोडियम क्लोराइड है तो NaCl लिखना है। तो प्रॉपर जो फार्मूले हैं, जो एलिमेंट सिंबल्स हैं उनकी, वो आपको ज़रूर प्रॉपर फॉर्म में लिखनी चाहिए। नंबर 2 ये पॉइंट, ये सारा ज़ाहिर है सारा ही याद करने वाला है, एक ही लाइन है। नंबर 3 कहते हैं अ केमिकल इक्वेशन मस्ट डिटरमाइन द करेक्ट मोल रेशो। ठीक है, कि मोल्स की रेशो जो है वो भी सही होनी चाहिए, जितने मोल रिएक्टेंट में हैं उतने ही जो है वो आपके प्रोडक्ट्स के अंदर भी होने चाहिए। तो ये नंबर 3 पॉइंट हो जाएगा। नंबर 4 होगा केमिकल इक्वेशन मस्ट आल्सो पॉइंट आउट द डायरेक्शन। जाहिर है कि डायरेक्शन भी बतानी है, तो वो हमने ऊपर पढ़ा कि रिएक्टेंट की तरफ से जाके और प्रोडक्ट की तरफ वो जा रही है, तो वो हमने वो भी साथ दिखानी है। तो नंबर 4 पॉइंट ये है। और नंबर 5 ये कहता है इट इज़ अ यूजुअल प्रैक्टिस टू शो द नॉर्मल फिजिकल स्टेट्स। कहता है कि ये जो हम बनाते हैं, ये चीज़ें लिखते हैं, तो देखें उनके साथ उनकी हालत भी लिखी हुई है। एल्यूमिनियम के साथ छोटा सा S लगाया हुआ है, ये मैं थोड़ा सा उसको बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये किधर चला गया, ये देखें एल्यूमिनियम है तो उसके साथ देखें S लिखा हुआ, मतलब कि ये सॉलिड फॉर्म में है। देखें ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ज़ाहिर है गैस की हालत में होती है, तो देखें छोटा सा G लिखा हुआ है, तो G का मतलब गैस होगा। और इस तरह ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है ये भी सॉलिड शक्ल में बन रहा है, तो S का मतलब सॉलिड होगा, G का मतलब गैस होगा। इस तरह से करके हम इसको, उसकी जो प्रॉपर शेप है वो भी हम साथ साथ उसके लिखते रहेंगे। तो ये कहता है ये नंबर 5 पॉइंट, तो ये भी आप इसमें देख रहे हैं। और जो पानी की हालत में होगा वो AQ जो है उसके साथ लिख लेंगे, ठीक है ना। सॉलिड के लिए देखें S कह रहा है, L से लिक्विड बन रहा है, G से गैस बन रहा है, ठीक है। AQ लिखेगा तो एक्वस है, पानी में वो चीज़ हल हुई होगी। तो ये पांचों पॉइंट बहुत ज़रूरी हैं, ये भी आपने एज ए लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो याद कर लेने हैं। तो कुछ बातें और भी हैं इसकी। अ केमिकल इक्वेशन कैन हाउएवर ओनली बी रिटन, कहता है कि इक्वेशन कब लिखते हैं, इफ़ ऑल द प्रीवियस मेंशन पॉइंट्स आर एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड, कि ये जो पॉइंट्स हमने पीछे बनाए हुए हैं तो ये सारे के सारे फुलफिल हुए हैं कि नहीं, वो हमें वेरीफाई करना होता है, देखना होता है, उसका सबूत लाना होता है। और वो कैसे सबूत मिलता है, एक्सपेरिमेंट करके, तजर्बात करके, कि कितने रिएक्टेंट लिए थे, कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, कौन सी हालत थी एंड सो ऑन। तो वो एक्सपेरिमेंटली हमें जो है वो करना होता है उसको। फॉर एग्जाम्पल द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट एंड देयर करेक्ट फार्मूलाज, यानी प्रोडक्ट कौन सी थी, चीज़ें कौन सी इस्तेमाल कर रहे थे, उनकी नेचर क्या है, फार्मूला उनका कौन सा था, मस्ट फर्स्ट बी असर्टन, पहले से पता होना चाहिए, बिफोर राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। आफ्टर द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, जब हम उसको सबूत ले आएंगे, वेरीफाई कर लेंगे, ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट अ केमिकल चेंज वी शुड नाउ बी एबल टू राइट। यानी कि ओवरऑल इस पूरे पैराग्राफ पे बात क्या कर रहा है कि जो ये 5 पॉइंट हमने अगर लगाने हैं तो उसके लिए एक्सपेरिमेंटली हमें वेरीफाई करना पड़ेगा, फिर हम इक्वेशन जो है वो बनाते हैं। और ये उसने नीचे देखें इक्वेशन बनाई हुई है, जिंक है, सॉलिड फॉर्म में है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्शन करने के बाद जिंक जो है और ये SO4 ये आपस में इकट्ठे हो जाएंगे, जिंक सल्फेट बना लेंगे, और H2 यानी ये जो हाइड्रोजन है वो गैसियस हालत में अलहदा हो जाएगी। तो ये प्रॉपर जो है इस तरह से बन जाएगी। तो और इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है, इसमें अब याद करने वाला कुछ नहीं है, यानी इधर से लेके ये यहाँ तक कुछ भी याद करने वाला नहीं है। अब यहाँ से ये याद करने वाला है, थोड़ा सा नई चीज़ आ रही है, डेफिनेशन भी है। कहते हैं समटाइम्स अ केमिकल रिएक्शन मूव्स बोथ वेज। अभी तक तो हमने सिर्फ ये पढ़ा कि जी रिएक्टेंट्स हैं, उन्होंने रिएक्ट किया और प्रोडक्ट बना दी, बस दैट्स इट, खत्म हो गया। लेकिन जाहिर है कि कहता है ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं जो रिवर्स होते हैं, कि जो प्रोडक्ट है फिर टूट के जो है दोबारा से रिएक्टेंट की फॉर्म में आ सकती है, और फिर रिएक्टेंट फिर जाके प्रोडक्ट बनते हैं, और ये चक्कर जो है इनका चलता रहता है। तो ये वो बात कर रहा है। तो ये जो पहली लाइन है ये आपने याद करनी है, इन अदर वर्ड्स को आप काट दें, ठीक है। और ये आगे प्रॉपर डेफिनेशन आ रही है, द रिएक्टेंट्स रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं टू गिव द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट देते हैं, एंड द प्रोडक्ट, जो भी मैंने बताया कि जो प्रोडक्ट हैं इन टर्न अपनी बारी में वो क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे टू गिव द रिएक्टेंट बैक, ठीक है। और रिएक्टेंट जो चीज़ें थी वो वापस हमें मिल जाएंगी। सच रिएक्शंस, अब ये जो रिएक्शन है जो रिवर्स होता है इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये डेफिनेशन किसकी आ गई, रिवर्सिबल रिएक्शन की, जो कि आपने ये पहली लाइन और फिर आगे से ये सारी 2-3 जो लाइनें हैं ये याद रखनी है। और उसके लिए देखें सिंबल जो है वो इस तरह से करना है। वैसे तो हम ऐसे बना के एक एरो, तो ऐसे वो उसका एरो हेड बना देते थे, यहाँ पे देखें इस तरह से बन रहा है कि एक आधा सा एरो बनाएंगे इस तरफ और आधा सा एरो पीछे की तरफ बना देंगे।
तो कहता है इस तरह से, और ये उसकी एग्जांपल भी एक है, N2+3H2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है ये मिल रहे हैं और आफ्टर रिएक्शन जो है ये 2NH3 बना रहे हैं। तो इस तरह से करके ये बनती है। तो ये है जी, यहाँ तक इसको कर लें, ये डेफिनेशन ये वाली इतनी इनफ है। और उसके बाद हम नेक्स्ट इंशाल्लाह ये 4.9 करेंगे, तो हमारा जो ये चैप्टर 4 है ये एंड हो जाएगा। ठीक है जी बच्चों, फिर अल्लाह हाफिज़।